विशाल सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने विशाल को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। विशाल को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से विशाल को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और विशाल की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने के लिए चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, विशाल को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बहुत बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच विशाल की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी एक दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सबने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवासी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यहाँ यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, तो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आप के लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए, कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानियों की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल ही गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपनी भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए दौड़भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संस्कृति जब भी व्यथित होती तो उसके कंधे पर सर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता। संस्कृति को घर छोड़कर दाता धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में 2 अजनबी एक
बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन विशाल का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। एक दिन संस्कृति ने पूछा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मगर इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब नहीं होता। दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं है तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे विशाल की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रोंदे गले से संस्कृति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, परिचितों को, सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। केवल आप ही हैं जिस 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही तरह से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। विशाल की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में संस्कृति को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संस्कृति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संस्कृति के साथ वह शमशान तक गया, फिर संस्कृति को उसके घर छोड़ने आया। संस्कृति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है तो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया। सबसे पहले चाय बनाई, संस्कृति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संस्कृति को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। संस्कृति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब संस्कृति थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अब सपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। संस्कृति घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे लगातार वह फ़ोन ट्राई करती रही, बट फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। ये कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई,
हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थककर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करें। तभी उसे वह नर्स दिखाई दी जिससे संस्कृति की जान पहचान हो गई थी। संस्कृति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। संस्कृति उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संस्कृति दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, 125 नंबर। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, अकेला है वह। मैं हूं ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद संस्कृति पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की नौबत आ गई। जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क को उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। संबंध यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संस्कृति कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिख दिया और साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमा कर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक संस्कृति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को लेकर अपने घर चली गई। घर ले आई, प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संस्कृति ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसीलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर संस्कृति, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। संस्कृति, मैंने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन संस्कृति ने जी भर कर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। संस्कृति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में संस्कृति ने प्रतीक के हाथों को थाम कर, जो बात मैंने अनजाने में ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? दर्द के साथ साथ क्या मैं तुम्हें अपने दर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है संस्कृति की अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर और कोई मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर प्रतीक ने संस्कृति को गले से लगा लिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं एंड हमारे चैनल को